हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का 20 से 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है। तो प्लांट ब्रीडिंग एक कला या विज्ञान है। प्लांट ब्रीडिंग को हम एक कला या एक विज्ञान भी कह सकते हैं। तो पादप प्रजनन जो होता है, प्लांट ब्रीडिंग को हिंदी में कहा जाता है पादप प्रजनन। पादप प्रजनन पौधे की प्रजातियों का एक आनुवांशिक उद्देश्यपूर्ण परिचालन होता है, जिसमें पौधे की नई किस्म का विकास किया जाता है ताकि किस्मों की उत्पादक क्षमता, रोग प्रतिरोधी क्षमता एवं उपज के गुणों में सुधार किया जा सके। तो यदि आपसे कोई पूछ दिया कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है, तो आप क्या बताएंगे? किसी पादप की उत्पादन क्षमता, रोग प्रतिरोधी क्षमता या उपज के गुणों में जो सुधार किया जाता है, उसी को प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से किया जाता है या उसी को प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। तो आप यह भी कह सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग एक कला या एक विज्ञान है। आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले जो मुख्य मुख्य टॉपिक है उसी को देखेंगे। तो मेल स्टेरिलिटी, नरबंधता। नरबंधता को अंग्रेजी में कहते हैं मेल स्टेरिलिटी। तो क्या होता है? नरबंधता में जो परागकण होते हैं वह निर्जीव और निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन उन्हीं पौधे में जो मादा युग्मक होते हैं उनका कार्य समान रहता है। वह प्रकृति में बहुत कम उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। यह जो होता है दोस्तों मेल स्टेरिलिटी, यह स्व परागण को रोकता है और पर परागण को बढ़ावा देता है। तो मेल स्टेरिलिटी क्या होता है? मेल स्टेरिलिटी वह होता है जब जिसमें परागकण निर्जीव एवं निष्क्रिय होते हैं, जबकि उन्हीं पौधे के मादा युग्मकों का कार्य समान रहता है। यह प्रकृति में बहुत कम होता है और जब होता है तो उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। यह स्वपरागण को रोकता है और पर परागण को बढ़ावा देता है। ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, दूसरा होता है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, तीसरा होता है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अब जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है? जब केंद्रक में उपस्थित एक अप्रभावी जीन के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होता है तो उसे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। जब केंद्रक में उपस्थित अप्रभावी जीन के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होगा, जीन से आप लोग जेनेटिक समझिएगा। तो जीन के द्वारा जब नरबंधता का नियंत्रण होगा तो उसे आनुवांशिक नरबंधता कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है? जब कोशिका द्रव्य के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होता है तो इसे कोशिका द्रव्य नरबंधता कहते हैं। जब इनमें जनन होता है तो नर जनन केवल केंद्रक आता है और मादा जनक से केंद्रक व कोशिका द्रव्य दोनों आते हैं। इसलिए जब नरबंध मादा जनक का नर जनक से क्रॉस कराया जाता है तो प्राप्त होने वाले संकर बीजों से उत्पन्न होने वाले सभी पौधे नरबंध होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी समझ गए होंगे और मेल स्टेरिलिटी भी समझ गए होंगे। अब आता है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है? जब केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होता है तो इसे कोशिका द्रव्य आनुवांशिक नरबंधता कहते हैं। अब आप लोगों को फिर से बता देता हूँ जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है। जब केंद्रक के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होगा तो उसे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। जब कोशिका द्रव्य के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होगा तो उसे कोशिका द्रव्य नरबंधता कहते हैं या साइटोप्लाज्मिक नरबंधता कहते हैं। जब कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होगा तो इसे कोशिका द्रव्य आनुवांशिक नरबंधता कहते हैं। अब आता है सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन। क्लोनल सिलेक्शन क्या होता है? क्लोनल चयन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा शरीर संक्रमणों का जवाब देने के लिए कोशिकाओं का निर्माण करता है। जब क्लोनीय फसलों में उपस्थित प्राकृतिक विविधता का चयन द्वारा शोषण किया जाता है तो इसे क्लोनीवरण कहते हैं। जब क्लोनी फसलों में उपस्थित प्राकृतिक विविधता का चयन द्वारा शोषण किया जाता है तो इसे क्लोनीवरण कहते हैं। अब कितने लोगों को क्लोनीवरण भी नहीं पता होता, तो क्लोनीवरण क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और नहीं आएगा तो आप लोग नो लिखेंगे, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा फिर। तो आगे देखते हैं। पौधे की लक्षण प्रारूप पर वातावरण व जीन प्रारूप का प्रभाव पड़ता है। फिर अगला पॉइंट है स्वपरागित फसलों में क्लोनीवरण शुद्ध वंशक्रम वर्ण के समान होते हैं। अब आता है म्यूटेशन ब्रीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है? उत्परिवर्तन प्रजनन।
पादप उत्परिवर्तन प्रजनन, जिससे विविधता प्रजनन भी कहा जाता है। यह आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यह एक ऐसी विधि होती है जो नई फसल किस्मों को विकसित करने के लिए, पौधों में सहज आनुवांशिक भिन्नता को प्रेरित करने के लिए भौतिक विकिरण या रासायनिक साधनों का उपयोग करती है। दोस्तों, आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन बता दूंगा जो 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला आपका है मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी आपको 100% एग्जाम में कुछ न कुछ उसका जरूर देखने को मिलेगा। और दूसरा है प्लांट इंट्रोडक्शन। अभी मैं प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है उसको भी बताऊंगा। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग आप लोग समझ गए होंगे। म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है? म्यूटेशन ब्रीडिंग वो होता है, यह एक ऐसी विधि होती है जो नई फसल किस्म को विकसित करने के लिए पौधों में सहज का मतलब केवल केवल आनुवांशिक भिन्नता को प्रेरित करने के लिए भौतिक विकिरण या रासायनिक साधनों का उपयोग करती है। आगे चलते हैं। प्लांट इंट्रोडक्शन, पादप पुनः स्थापन। दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्ट आपको प्लांट इंट्रोडक्शन हिंदी वाले को लिख के दे सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, जानते रहिए क्या क्या होता है। तो प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है मैं आप लोग बता दूं। आपने जैसे दोस्तों अमेरिका में कोई फसल उगाई जा रही है, वह फसल आपके देश भारत में कभी नहीं उगाई गई हो, तो आप अमेरिका से उस फसल को लाकर भारत में पहली बार उगाएंगे, तो उसी को कहा जाता है प्लांट इंट्रोडक्शन। यदि आपने जिस अवस्था में वहां से लाया उसी अवस्था में यहाँ पे लगा दिया, यहाँ की जो जलवायु है वह उस पौधे की अनुकूल है, तो उसे कहेंगे प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन। यदि उस पौधे के अनुरूप नहीं है, उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, तो उसे कहेंगे सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। तो अभी मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है। वह प्रक्रिया जिसमें कृषि योग्य पौधे के विशेष जीनोटाइप के समूह को अपने मूल निवास स्थान से एक नए स्थान पर उगाया जाए, जहां इसका उपयोग कृषि के लिए किया जा सके, उसे प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं। किसी पादप को प्राकृतिक आवास से निकालकर नई जलवायु वाले आवास में स्थापित करना पादप पुनर्स्थापन कहलाता है या प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है? जब एक नई किस्म पेश की जाती है और वहाँ का पर्यावरण उस पौधे के अनुकूल पाई जाती है, तो इसमें बिना किसी आनुवांशिक परिवर्तन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए उपलब्ध कराया जाता है, किसानों में वितरित कर दिया जाता है, तो इसे कहते हैं प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन। आप लोग समझा देता हूँ कि सबसे पहले फिर से समझिए प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है। जैसे कोई पादप की किस्म है, आपके अमेरिका में उगाई जा रही है। जैसे वो अमेरिका छोड़िए, आपके मान लीजिए मध्य प्रदेश में उगाई जा रही है वह फसल, गेहूं की कोई फसल है, वह मध्य प्रदेश में उस प्रजाति की फसल उगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में वो फसल कभी नहीं उगाई गई हो, तो उसी किस्म को हम मध्य प्रदेश से लाकर उत्तर प्रदेश में जिस अवस्था में लाए हैं, यदि यहाँ की जलवायु उस पौधे के उस किस्म के अकॉर्डिंग है, अनुकूल है, तो उसी अवस्था में लगा देंगे बिना कोई आनुवांशिक परिवर्तन किए, तो उसे कहेंगे प्राइमरी इंट्रोडक्शन। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन किसे कहेंगे? उसको लाएंगे तो उसमें कुछ आनुवांशिक परिवर्तन कर देंगे। तो अब देख लेते हैं सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या होता है। प्राइमरी इंट्रोडक्शन फिर से देख लीजिए। जब एक नई किस्म की पेश की जाती है और पर्यावरण के अनुकूल पाई जाती है, तो इसे बिना किसी आनुवांशिक परिवर्तन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए उपलब्ध कराया जाता है, तो इसे कहा जाता है प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है। यह श्रेष्ठ किस्मों का उत्पादन करने के लिए स्थानीय प्रकार के साथ चयन या संकरण के माध्यम से पेश की गई किस्म में अतिरिक्त लक्षणों को पेश करने की एक प्रक्रिया है। क्या इसमें क्या बताया जा रहा है दोस्तों? ये थोड़ा आप लोगों को कठिन लग रहा होगा। इसमें सिर्फ यही है कि जिस किस्म को हम अपने देश में लाएंगे, अपने राज्य में लाएंगे, तो यदि उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे, आनुवांशिक परिवर्तन करेंगे, तो उसका जो है अपने स्थानिक जो किस्म है उसके साथ उसका क्रॉस कराएंगे, उसके बाद उसे किसानों में वितरित करेंगे, तो उसी को कहा जाता है सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं प्लांट क्वारंटाइन। ये भी आप लोग को 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं पे। मैंने बहुत थोड़ा सा बताया है। तो प्लांट क्वारंटाइन, इसको कहते हैं पादप संगरोध। क्या होता है? पादप संगरोध एक तकनीक होती है जिसके द्वारा रोग रहित एवं कीट रहित पादप तैयार किए जाते हैं। आप लोग क्वारंटाइन से समझ रहे होंगे, कोरोना में सब लोग को, बहुत से लोगों को जो बाहर से आ रहे थे, दूसरे प्रदेश से आ रहे थे, तो उनको क्वारंटाइन में रखा जाता था। क्वारंटाइन का मतलब होता है अलग करना।
तो इससे क्या होता है, इससे रोग रहे, जिस पौधे में रोग न लगे, जिस पौधे में कीट न हो, उस पौधे को तैयार किया जाता है। आगे देखते हैं डोमेस्टिकेशन, पालतू बनाना या ग्रामीण जिसे कहते हैं। किसी पादप जाति को उसके जंगली वातावरण से निकालकर ग्रामीण वातावरण में मानव की देख-रेख में उगाने की प्रक्रिया को डोमेस्टिकेशन कहते हैं। दोस्तों क्या होता है, पहले के ज़माने में गेहूँ 7-7 फुट की हुआ करते थे। आज के ज़माने में गेहूँ ज़्यादा से ज़्यादा 3 फुट के होते हैं, 4 फुट, 5 फुट के गेहूँ नहीं देखने को मिलेंगे। तो पहले के ज़माने में 4 7-7 फुट के गेहूँ हुआ करते थे। तो वही बताया जा रहा है, कोई भी पादप का जाति है उसे जंगली वातावरण से निकाल कर मानव की देख-रेख में उगाने की प्रक्रिया को ही डोमेस्टिकेशन या ग्रामीण कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक्लीमेटाइजेशन क्या होता है? अनुकूलन। जब पुनः-स्थापित किस्मों को न कई पीढ़ियों तक बार-बार नए वातावरण में उगाने पर उसके आकार में वृद्धि हो जाती है, तो इसी प्रक्रिया को एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं। जैसे आपने कोई गेहूँ का प्रजाति है, उसको एक बार अलग जो वातावरण है उसमें उगाया, फिर उसके बाद उसे अलग वातावरण में उगाया, तो उसमें भी यदि वृद्धि होगी, तो दोस्तों उसी को क्या कहा जाता है, इसी प्रक्रिया को एक्लीमेटाइजेशन या अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन एक प्राकृतिक वर्ण की प्रक्रिया है। अनुकूलन के लिए पूरा स्थापित किस्म में आनुवांशिक विविधता का उपस्थित होना अनिवार्य होता है। अनुकूलित जीन प्रारूप अधिक बीज उत्पन्न करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इन प्रारूपों का अनुपात बढ़ता है। कई पीढ़ियों के पश्चात केवल एक अनुकूलित जीन प्रारूप रह रह जाते हैं या बचे रह पाते हैं। तो यह हो गया आपका एक्लीमेटाइजेशन। आगे चलते हैं। एक आप लोगों का सिलेक्शन है, यह भी आप लोगों को कहीं न कहीं 100% देखने को मिलेगा एग्जाम में। सिलेक्शन, वरण या चयन कहते हैं। किसी पादप की समष्टि में से, झुंड में से, समष्टि का मतलब समझिएगा, किसी पादप की समष्टि में से विभिन्न जीन प्रारूपों की जनन दर भिन्न-भिन्न होती है, जिससे विविधतापूर्ण समष्टि का निर्माण होता है। इस विविधतापूर्ण समष्टि में से उत्कृष्ट लक्षणों वाले, मतलब दोस्तों उच्च कैटेगरी के, उत्कृष्ट लक्षणों वाले पौधों को छांटकर अलग करना तथा उनके बीजों से अगली पीढ़ी को उगाने की प्रक्रिया को ही सिलेक्शन कहा जाता है, वरण कहा जाता है। कोई पूछ दिया सिलेक्शन क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि बहुत से पादप के झुंड से सबसे अच्छे लक्षण वाले पादपों को छांटकर अलग करके उनके बीजों से अगली पीढ़ी के लिए बीज उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है। आगे चलते हैं। सिलेक्शन दो प्रकार से होता है। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। अब दोस्तों मेथड ऑफ सिलेक्शन इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, मतलब दोस्तों स्वपरागित फसल द्वारा कैसे होता है, तो इसमें दो प्रकार का होता है। पहला होता है मास सिलेक्शन, दूसरा होता है प्योर लाइन सिलेक्शन। आप लोग बता दूं कि सिलेक्शन वाला भी जरूर आएगा, इसमें प्योर लाइन सिलेक्शन हर बार पूछता है और मास सिलेक्शन भी पूछ सकता है, तो आप लोग सिलेक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो देखते हैं मास सिलेक्शन क्या होता है। समूह वरण, समूह वरण जिसे कहते हैं, जब विविधतापूर्ण समष्टि से उत्कृष्ट व एक समान पौधे का चयन करके इनके बीजों को एक साथ समूह में मिश्रित कर लेते हैं, तो इस विधि को समूह वरण या मास सिलेक्शन कहते हैं। जैसे दोस्तों आपने यह देखिए पादप का एक झुंड है, मान लीजिए यहाँ पे 10,000 पौधे हैं, इसमें से आपने 50 पौधों को चुना, चुनने के बाद इनके बीजों को आपस में आपने मिला दिया, तो इसी मिलाने की विधि को यदि आपने मिला दिया तो इसी को कहा जाता है मास सिलेक्शन या समूह वरण। प्योर लाइन सिलेक्शन इसमें थोड़ा सा सिर्फ अलग होता है। अब प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है, शुद्ध वंश क्रम वरण, जब विविधतापूर्ण समष्टि में से उत्कृष्ट पौधे का वरण करके इनके बीजों को अलग अलग एकत्रित कर लेते हैं और इनसे एकल पादप संतति उगाते हैं, तो इसे शुद्ध वंशक्रम वरण कहते हैं। जैसे दोस्तों आपने इतने बड़े फील्ड में से 10,000 पौधे हैं, इनमें से 60 पौधों को चुना, 50 पौधों को चुना। 50 पौधों को चुनने के बाद प्रत्येक के बीज को अलग अलग रखेंगे और उनसे एकल पादप संतति उगाएंगे, तो उसी को कहा जाता है प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन का मतलब होता है शुद्ध वंशक्रम वरण। तो आप लोग मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन भी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। एक दोस्तों ये अभी टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम के बेस से है। सेल्फ इनकम्पटिबिलिटी, स्व असंगति।
यह एक फूल से पराग के एक ही फूल या उसी पौधे पर अन्य फूल को निषेचित करने की विफलता को संदर्भित करता है। इसमें दो प्रकार की स्वसंगति होती है। पहला होता है स्पोरोफाइटिक, दूसरा होता है गेमोफाइटिक। तो दोनों ही मामलों में फूल स्वयं पर बीज नहीं डालते हैं। ब्रेसिका के कई मसालों, निकोटीना कुछ मसालों, मूली, राई और घाई घासों में असंगति एक आम बात होती है। यह स्वपरागण को रोकने में अत्यधिक प्रभावी होता है। हम लोगों ने अभी प्योर लाइन सिलेक्शन देखा था, लेकिन उसका डिसएडवांटेज देखना भूल गए थे और एडवांटेज भी नहीं देखे हैं। तो डिसएडवांटेज देख लेते हैं, उसके क्या-क्या हानियाँ हैं प्योर लाइन सिलेक्शन की। नए जीनोटाइप प्योर लाइन चयन द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। प्योर लाइन सिलेक्शन द्वारा नए जीनोटाइप नहीं बनाए जाते हैं। सुधार आबादी में मौजूद सर्वोत्तम जीनोटाइप के अलगाव तक सीमित हैं और अब जनसंख्या में सर्वोत्तम उपलब्ध जीनोटाइप के अलगाव के बाद सुधार भी संभव नहीं है। अगला पॉइंट है, प्योर लाइन के चयन के लिए बहुत कौशल और परिचित होने की आवश्यकता नहीं है। प्योर लाइन के चयन के लिए बहुत कौशल और परिचित होने की आवश्यकता भी नहीं है। तो यह था प्योर लाइन सिलेक्शन का डिसएडवांटेज या हानि। तो उम्मीद करते हैं आप लोग मैंने जितना बनाया समझ में आया होगा। और यदि आप लोगों को इस पे प्लांट ब्रीडिंग की और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो लिखिएगा, आप लोगों को और वीडियो मिलेगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।